हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडोनॉमी। और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज भी आपका 10 नंबर का होता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। आपके सभी तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में वो सभी इसमें कवर करे गए हैं। आप बस पेन पेपर लेके आप बैठ जाइए और जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और जो भी मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा उन्हें आपको नोट डाउन करना है। और बिलीव ऑन मी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस में। आपके इस तरह के क्वेश्चंस लाने के लिए हमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके मैं आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर बार की तरह सबसे पहले अपना मोटिवेशन की ओर टेक। नो वन हैज एवर अचीव सक्सेस बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड नो वन एवर विल। भाई देखो, ऐसा है कि बहानेबाजी करके कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ये चैप्टर टफ है, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, ये सब बहानेबाजी करके तो आप कभी भी सफलता नहीं ले सकते। सफलता पाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, आपको मेहनत तो निरंतर करते रहना होगा। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। चलिए, तो आज जिस चैप्टर को हम करने वाले हैं उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप देखिए सबसे पहले कि कार्बन एंड इट्स मेटल एंड नॉन मेटल का जो वेट है वो आपको 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स आपके इस चैप्टर से आने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल होने वाली है आपके इन 10 मार्क्स को अचीव करने में। चलिए हम बात करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी। सर ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि जैसे आपकी क्लास में, तो क्लास में कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल बैठे रहते हैं, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं और जो भी टीचर उन्हें कहता है उस चीज को फॉलो करते हैं। पर कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें डांट भी दो, समझा भी दो, पर वो बिल्कुल नहीं मानते, उनकी फिर भी बातें कॉन्टिन्यूस उनकी बातें चलती रहती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बात तो करते रहते हैं पर टीचर डांट देती है तो शांत बैठ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास पहले पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके कुछ ऐसे एटम्स हैं एल्यूमिनियम तक जो कि क्या है, आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है ये। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है ये। कार्बन आप नहीं लेके चलेंगे, कार्बन एक नॉन मेटल है। उसके बाद जिंक से लेकर अगर हम लेके चलें लेड तक हम लेके चलेंगे तो ये आपके क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव होंगे। ये आपके सभी के सभी मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। और फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की मैं बात करूंगा तो ये लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रिएक्टिविटी आपको सीरीज याद रखनी है। इसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, बाकी आप और भी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। जो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैं कहूंगा आपने ट्रिक से मत याद करो, कर लो ट्रिक से, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पर आपने जब क्वेश्चंस करेंगे ना इस वीडियो में, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, देखना। चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ मेटल एंड नॉन मेटल, एक ऐसा मेटल और एक ऐसा नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। भाई हमें पता है मेटल जो होते हैं वो जनरली आपके सॉलिड रहेंगे। जो मेटल्स होते हैं ये आपके जनरली किस फॉर्म में रहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। और जो नॉन मेटल होते हैं बच्चों, ये आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों फॉर्म में आपके पाए जाते हैं। देखो जितनी भी गैसेस होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, ठीक है, चाहे आपकी वो क्लोरीन हो, सल्फर हो, कोई सी भी गैस हो, ठीक है, सल्फर तो गैस नहीं होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो, जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं सभी आपके नॉन मेटल में आती हैं। मेटल जो होते हैं आपके जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर एक ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फॉर्म में जो मेटल होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर जो मेटल आपका पाया जाता है उसका नाम है मरकरी। मरकरी का कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? मरकरी का यूज कहाँ होता है? मरकरी का हम यूज करते हैं थर्मामीटर में। ठीक है, मरकरी का जो यूज किया जाता है वो थर्मामीटर में किया जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है स्फाइगमो मैनोमीटर, तो उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, हम देखा है ना हमने, नॉर्मल जो होता है 120 mm Hg और 80 mm Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो यहाँ Hg का मीन्स मरकरी का लेवल ही होता है कि मरकरी का लेवल कहाँ तक राइज करता है। इसके अलावा अगर मरकरी की मैं बात करूँ तो मरकरी की ओर का नाम क्या है भाई, ये भी आपको याद रखना है। तो मरकरी की ओर का नाम होता है सिन्नाबार। मरकरी की ओर होती है सिन्नाबार। तो मेटल का तो केस आप समझ गए, मेटल में मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल कौन सा होगा जो लिक्विड होगा? नॉन मेटल लिक्विड,
भाई लिक्विड जो आपको होता है वो होता है ब्रोमीन, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल होता है आपका ब्रोमीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मरकरी ब्रोमीन। एक मिनट, हाँ देखो खेला हो गया आपके साथ, ब्रोमीन और मरकरी और ब्रोमीन। तो अब बच्चा यहाँ पर गलत क्या करके आएगा, आपसे पहले वो पूछ रहा है मेटल और रेस्पेक्टिवली भी लगा दिया उसने लास्ट में, मतलब क्रमशः क्रम से बताना है आपको। तो मरकरी पहले आएगा क्योंकि मेटल की बात कर रहा है, नॉन मेटल आपका बाद में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, नॉन मेटल की बात करेंगे तो ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, बेसिकली मेटेलिक सॉल्ट हैं आपके, FeSO4 हो गया, CSO4 और CSO4 Na2CO3। ये पूछ रहा है द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। तो देखो वन मॉलिक्यूल के अंदर हम बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ज्यादा कौन सा बनेगा, तो ध्यान रखना जब कार्बन आ जाता है किसी के साथ तो वहां उसकी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ज्यादा बनती है, मतलब उसकी जो अगर वाटर के जो क्रिस्टल बनता है ना, वाटर के साथ जब वो क्रिस्टल की फॉर्म बनाएगा तो वो जब भी कार्बन के कोई कंपाउंड होगा, जब भी मेटल कार्बोनेट होंगे वो आपके ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, इसके साथ 10H2O तक जुड़ते हैं, Na2CO3 10H2O, सोडियम बाय कार्बन, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। उसके बाद है, तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। हमें पता है मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं सर, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। अगर कोई मेटल है हमारे पास और उसका ऑक्साइड है, मान लो एक्स कोई मेटल है और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका जो नॉर्मली जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो सर ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ लिया इसने पेपर में, यहाँ पर देखो थोड़ा सा खेला है, वो क्या खेला है यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं, तो मेटल का ऑक्साइड तो आप जानते हो कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये किस तरह के होते हैं। तो ये हमारे पास दो स्पेशल तरह के मेटल हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, जिनके ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक हो जाएगा। सर मजा नहीं आया, एम्फोटेरिक बताओ मैं क्या होता है, रुको देखो एम्फोटेरिक भी सीखते हैं, आपके एक वीडियो है ना, एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करनी। देखो पहले तो हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, ये होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिसे बोलेंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक के ऑक्साइड की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा ZnO। सर ये तो ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अपनी समझ में तो आ गया, पर सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ऐसे ऑक्साइड जो आपके एसिडिक, ठीक है, एज वेल एज अगर मैं बात करूं तो बेसिक, एसिड और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आपके ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो किस तरह के नेचर का होता है, उनका सर जो नेचर होता है ना, उनका नेचर होता है बेसिक। पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम और जिंक, इन दोनों इनका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है। जरा इसे हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबसे पहले हम इसकी कराते हैं रिएक्शन एसिड के साथ। तो देखो Al2O3 प्लस HCl, HCl के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई। अब भाई बेसिक नेचर का होगा जब भी तो ये HCl के साथ रिएक्शन कर पाएगा। HCl जो होता है वो आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमें पता है एसिड और बेस जब आपके रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो देखो यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है क्या, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मेटल का सॉल्ट बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्लस आपके सामने क्या बन जाएगा, वाटर। हमें पता है यहाँ पर रिएक्शन होती है तो एसिड और बेस जब करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो यहाँ तो बन गया सर। देखो इसी की दूसरी रिएक्शन अब की बार में Al2O3 की रिएक्शन करा रहा हूं मैं NaOH के साथ, और ये तो बहुत फेमस सॉल्ट है जिसका नाम क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या होता है बेस। अब सर यहाँ खेला देखो, हमें पता है कि जो मेटल के जो सॉल्ट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस बेस तो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, पर बच्चों यहाँ पर ये बेस नहीं है, ये Al2O3 यहाँ पर वर्क करेगा एसिड की तरह, और एसिडिक नेचर की तरफ शो करके ये आपका बनाएगा NaAlO2। इसका नाम क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन बच्चों इतनी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, आप ये मान के चलो बस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये पेपर में स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर आपका आने ही आने वाला है। क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा 100%। तो NaAlO2 प्लस आपका क्या बन जाएगा, वाटर H2O। ठीक है, तो हमने क्या देखा, Al2O3 जो कि आपका सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, इसने बेसिक नेचर भी शो करा और एसिड नेचर भी शो करा, दोनों केस में हमने देख लिया। अब देखो इसी तरह अगर मैं बात करूं ZnO,
ZNO की मैं बात करता हूँ तो ZNO जो कि आपका पहले हम बात करेंगे, इसकी हम रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ। तो एसिड हम ले लेते हैं HCl, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये बेस की तरह काम करेगा ZNO। सर जी ये बेसिक की तरह काम करेगा और ये हमारा एसिड है ही। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो आपके बनाएगा ZnCl2 प्लस आपका बन जाएगा H2O। ठीक है, और सब कभी बच्चों दिक्कत हो ना तो ऐसे याद रख लो, Zn की वैलेंसी होती है +2, भाई कंपाउंड बनाने में क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ZnCl2 बन जाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखो ZNO की रिएक्शन में करा रहा हूँ NaOH। NaOH हम जानते हैं बेस है, अब की बार ये रिएक्शन करेगा तो इसका मतलब ये एसिड होगा, तो ये एसिड की तरह ही शो करेगा। यहाँ पर आपके पास बनेगा सॉल्ट, और वो सॉल्ट क्या बनेगा आपका, देखिए हमारे पास बनेगा Na2ZNO, इसे हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट। यहाँ हमारे पास बन जाएगा सोडियम जिंकेट और साथ में बनेगा H2O। तो बच्चों आपने देखा ZNO ने बेसिक नेचर भी शो करा और एसिड नेचर भी दोनों की तरह शो करके, और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लिया और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लिए। इसलिए जो होते हैं आपके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा इसके बेस पे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर। हमें पता है जो मेटल होता है ये हमें किस चीज से मिलते हैं, इनकी ओर से। ठीक है, ओर से हमारे पास मेटल आते हैं। ओर क्या होती है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स, या आप मेटल्स कहोगे तो वो ओर होती है। उससे हमें क्या करना पड़ता है, ओर से हम पहले ओर को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, फिर जब हमारे पास मेटल मिल जाता है तो उसे हम प्योर करते हैं, क्योंकि उस मेटल में भी अशुद्धियां रह जाती हैं काफी ज्यादा। जैसे आप ऐसे मान के चलिए, देखो शुगर केन से हमें क्या मिलता है, जैगरी। ठीक है, जैगरी का मतलब होता है गुड़। ठीक है, हमें मिलता है यहाँ से गुड़, और वो गुड़ जो होता है काफी ज्यादा उसके अंदर जो होता है उसका टेस्ट खट्टा सा होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें गन्ने का भी टेस्ट आ रहा होता है, मीठा तो होता है पर कहीं ना कहीं उसमें इम्प्योरिटीज रहती हैं जिसको हम ज्यादा बड़े लेवल पे यूज नहीं कर सकते। अगर आप मान लो मिठाई के अंदर गुड़ का यूज करोगे तो उसके अंदर एक अलग सी खुशबू आएगी गुड़ की। तो अब हम क्या करते हैं, जैगरी को रिफाइन कर देते हैं। तो रिफाइन करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाता है बच्चों, चीनी मिलती है जिसे हम बोलते हैं शुगर। ठीक है, शुगर में आपको पता है कि शुगर में ना तो कोई खुशबू होती है और ना शुगर के अंदर किसी तरह का कोई कलर होता है, बिल्कुल रिफाइन होती है, बस ओनली शुगर के अंदर क्या होती है, उसकी मिठास होती है। इसी तरह अब हमारे पास जो मेटल आएगा ना बच्चों, मेटल को भी हमें क्या करना पड़ता है, मिनरल से ओर से पहले मेटल में कन्वर्ट करते हैं और फिर मेटल से हमें उसमें किसे कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी रिफाइंड फॉर्म में, जिसे हम डायरेक्टली अब यूज कर सके। तो ये भी कह रहा है कि मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इम्प्योरिटीज व्हिच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। अब उसको हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग के दौरान हम क्या करते हैं, मेटल को इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर वो बात कह रहा है कि व्हाट इज द कैथोड एंड द एनोड मेड ऑफ। अब इलेक्ट्रोलाइटिक होता क्या, देखो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, एक बर्तन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक बर्तन होगा ये। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कॉपर को अगर हमें रिफाइन करना है, आप समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपर को अगर रिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉपर का ही सॉल्यूशन भरेंगे। ठीक है, ये जो होगा इसके अंदर ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये होगा कॉपर का सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉपर का ये हो जाएगा आपका सॉल्ट, ये कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा ये आपके पास। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, लेते हैं दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड जो होते हैं आप एक करंट की सप्लाई करते हैं जो इसके अंदर। ठीक है, जैसे घर में बिजली के तार होते हैं ना, वो आपकी सप्लाई करते हैं, तो इसी तरह इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जो होंगे इसको हम क्या कर देते हैं कि डीसी बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, डीसी बैटरी के साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करेंगे, एक होगा इसका नेगेटिव साइड और एक होगा पॉजिटिव साइड। अब आपको समझना है जो नेगेटिव साइड होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं, कैथोड के नाम से। जो नेगेटिव होती है उसे हम कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, और जो हमारे पास पॉजिटिव होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, इसे हम बोलते हैं एनोड। ये तो आपको समझ में आया। अब आपका जो कैथोड होता है ना बच्चों, इसे हम जो बनाते हैं वो प्योर होता है, ये होता है आपका प्योर मेटल। जैसे सपोज करो यार आपको ना कॉपर चाहिए, तो कॉपर का प्योर मेटल लेके आओगे और उससे तो बनाओगे आप कैथोड। समझ लेना बच्चों, प्योर मेटल, कॉपर बिल्कुल बाजार से बढ़िया वाला प्योर मेटल ले जाएंगे कॉपर का, उससे तो हम बनाएंगे कैथोड। और जो हमारा इम्प्योर है, जिसकी रिफाइनिंग करनी है, जिसको हमें प्योर बनाना है, उसे हम बनाते हैं एनोड। एनोड जो होगा वो हमेशा ध्यान रखना है आपको, इम्प्योर वाला बनाएंगे। सर फायदा क्या हो रहा है, हमने प्योर भी यूज कर लिया, इम्प्योर भी, अभी देखो तो अभी होता है क्या, अभी तो आपको इतना समझना है कि पहले तो हमें जिस भी मेटल का, जैसे अगर हमें आयरन को रिफाइन करना है तो आयरन का ही सॉल्ट लेना पड़ेगा, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भाई जो भी आपका सॉल्यूशन आप यूज करते हो ना, वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ कॉपर है तो कॉपर का सॉल्यूशन ले लेंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट जो लेंगे वो एसिडिफाइड लेंगे। सर जी एसिडिफाइड क्यों लिया,
क्योंकि एसिड के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बहुत अच्छे से। आपको पता है एसिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हल्का से हम क्या कर देते हैं, एसिडिफाइड कर देते हैं। सर एसिडिफाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर एसिड मिला देंगे थोड़ा सा, H2SO4 मिला दो ना कॉपर सल्फेट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट जो हो जाएगा थोड़ा सा एसिड हो जाएगा। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक होगा आपको जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो कैथोड होगा, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो एनोड हो जाएगा। गॉट इट। अब जो कैथोड होता है, ध्यान रखने वाली बात है, वो प्योर मेटल का बनाया जाता है, और जो आपका एनोड होता है ये आपका इम्प्योर का बनाया जाता है, जिसको आपको अल्टीमेटली रिफाइन करना है। अब होगा क्या, अब होता ऐसा है कि कैथोड पे आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए हम इसे कैथोड भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे कैटायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो इसी तरह कैथोड का काम होता है, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है, ले बेटा इलेक्ट्रॉन ले, ले इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन ले। और एनोड क्या होते हैं, एनायन, एनायन हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यहाँ पर एनोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ट्रैप कर लेगा, खींच लेगा, इसलिए हम इसे एनोड बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस वाले को हमने एनोड क्यों नहीं कहा, क्योंकि माइनस वाला इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला कैटायन होता है, तो कैटायन हो जाएगा कैथोड। और पॉजिटिव वाला क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन लेता था, एनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन ले लेता था, जब तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो आपका क्या बना देता है, एनोड बना देता है। तो ये आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ के चलो। अब देखो होगा क्या, कैथोड पे क्या हो रहा होगा यार, कैथोड सबसे पहले एनोड पे आओ, एनोड पे क्या हो रहा होगा, यहाँ इंप्योर है ना आपका, ये और ही लगा दिया हमने, जो इंप्योर मेटल है ना वो आपको कॉपर है जिसे हमें प्योर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कॉपर जो है ना, क्योंकि प्लस का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो एनोड पे देखो, एट एनोड अगर मैं बात करूं, एनोड पे क्या होगा यार, कॉपर जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एनोड का कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या करेगा, एनोड क्या करेगा, इस कॉपर से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेने के बाद क्या करेगा, अरे 1 मिनट प्लस होना आएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या बना देगा, Cu2 प्लस। कॉपर ये था, कॉपर का एटम था, और इसने क्या बना दिया, आयन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एनोड पे क्या हुआ बच्चों, कॉपर को एटम से कॉपर आयन में बन गया, और कॉपर आयन बन के क्या हो जाएगा आपका, इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पर कॉपर आयन इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर के ऊपर अब कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये कहाँ जाके ट्रैप हो जाएंगे, नेगेटिव पे। तो एट एनोड अब आ जाओ कैथोड पे, कैथोड पे क्या होगा बच्चों, जो कॉपर है, जो कॉपर आयन है 2 प्लस कॉपर आयंस हैं, ये क्या करेंगे, जाके किससे ट्रैप हो जाएंगे, आपके नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ ट्रैप होंगे। ट्रैप होने पर क्योंकि कैथोड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बन जाएगा, अगेन कॉपर का मेटल बन जाएगा। भाई समझ में आया नहीं आया, देखो एनोड पे क्या था, हमारा इंप्योर कॉपर था, इंप्योर कॉपर को जैसे ही पॉजिटिव बैटरी सामने से जोड़ा, उसने क्या कर लिया, इसे इलेक्ट्रॉन लेने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए कॉपर से, और कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के आयन में, जो कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इस कॉपर को जब डिसॉल्व हो गया, तो ये क्योंकि कॉपर के आयंस है, तो ये कहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे, कैथोड पे। कैथोड पे जब जाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड इन्हें दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर आयन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दोबारा से कॉपर मेटल में। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास कॉपर इकट्ठी होती चली जाएगी, कैथोड हमारा मोटा होता जाएगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये आपका क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, पतला होता जाएगा एनोड। इस तरह से हमारी क्या होगी, कैथोड पे प्योर मेटल इकट्ठा हो जाएगा। आई होप कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी विद रिएक्शन। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बताऊं, बहुत इंपोर्टेंट है, आएगी पेपर में, ध्यान रखना। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड अप ऑफ इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो भैया कैथोड किसका बनाया जाएगा, प्योर कॉपर का, ये बनाया जाएगा प्योर कॉपर का। एनोड जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर का बनाया जाएगा, इम्प्योर कॉपर का। अब है पूछ रहा है नेम द सॉल्यूशन यूज इन द अबव प्रोसेस। भाई कौन सा सॉल्यूशन यूज करा आपने, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करा, और इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4। बढ़िया भाई। अब वो पूछ रहा है कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन द इलेक्ट्रोलिटिक। तो कॉपर कैसे रिफाइन हो रहा है, तो आपने बता ही देना ये रिएक्शन लिख के कि कॉपर जो था वो एनोड पे था, एनोड पे कॉपर इंप्योर फॉर्म में था, एनोड ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए कॉपर से, और कॉपर एटम को कॉपर आयन में चेंज कर दिया। ये कॉपर आयन फिर क्या होंगे, आपके कैथोड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे। कैथोड क्या करेगा, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन अगेन देगा और इन्हें कन्वर्ट कर देगा कॉपर मेटल में। इस तरह से हमारा कैथोड पे कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल क्या होता है, आपका इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है। तो ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट HCl एंड एज वेल एज KOH। तो यार HCl आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, और KOH आपके पास क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका क्या है, बेस है,
ठीक है, तो कि HCl आपका एसिड है और बेस है, तो एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भाई जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेगा उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक तो हमारे पास होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Al2O3। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग केस। आपको कुछ केस दे रखे हैं, CaSO4 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ, कॉपर सल्फेट की कैल्शियम के साथ, जिंक सल्फेट की मैग्नीशियम के साथ और FeSO4 की कॉपर के साथ। अब भाई ये क्वेश्चन जो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज से आया हुआ है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार पुनः हम क्या करते हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले होता है आपके पास पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर उसके बाद आपके पास होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फिर आएगा आपके पास जिंक, Fe, देन आपके पास आएगा टिन, फिर आपके पास आएगा लेड। फिर हम इसको क्या करेंगे, बीच में हाइड्रोजन लगा देंगे, तो हाइड्रोजन से ऊपर के जो होंगे वो आपके रिएक्टिव होंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव में आएगा कॉपर, फिर आपके पास आएगा मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अच्छा 2-3 बार लिख के देख लोगे, आराम से याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ये। अब आपको एक बात समझनी है भाई, सपोज करो एक एक्स है और एक वाई जेड है, ठीक है। यहां पर होता है लड़ाई कॉन्सेप्ट। ये लड़ाई क्या होती है यार, अगर मान के चलो एक्स जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है किससे, वाई जो है वो कम पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, मतलब लेस है ये, ठीक है। तो एक्स क्या करेगा, इस वाई को साथ फाइट करेगा और फाइट करके जो वाई को हटा देगा और क्या बन जाएगा, एक्स जेड बन जाएगा और वाई को क्या कर देगा, ये सेपरेट कर देगा। अगर आप सपोज करो वाई जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता, वाई ज्यादा पावरफुल होता और एक्स है वो कम पावरफुल होता, ये कम पावरफुल होता, तो एक्स और वाई की फाइट तो होती, पर क्योंकि एक्स जो है वो कम पावरफुल है तो ये क्या रहता है आपका, वाई जेड ही रहता और एक्स अपनी जगह पे रहता है, क्योंकि उसे हटा ना पाता। यार ऐसी तो होता है, सपोज करो आप ज्यादा पावरफुल हो और आप क्या कहोगे, जब किसी कमजोर की सीट को, भाई कोई कमजोर बैठा है जो आपसे लड़ाई में जीत नहीं सकता, आप फाइट करके उसे डर के मारे वो क्या करेगा, वो हट जाएगा और आप उसकी जगह पे आके बैठ जाओगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज यही बताती है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा उस रिएक्टिविटी सीरीज आपकी पूरी ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, पोटेशियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होगा इस सीरीज में, के पोटेशियम। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, और एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करके जानी है जब भी क्वेश्चन बनेंगे। अब है CaSO4 और Al। देखो भाई CaSO4 और Al में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो Ca कहां रहा है, 3rd नंबर पे, और एल्यूमिनियम कहां रहा है, 5th नंबर पे। तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा कैल्शियम, ऑब्वियसली सर कैल्शियम ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या यहाँ पर एल्यूमिनियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, सर जी आंसर हो जाएगा नहीं। फिर है CuSO4 और Ca, क्या यार कैल्शियम और कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर कैल्शियम है, तो हमें तो पता है कि कॉपर तो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो आपका सेपरेट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। फिर है FeSO4 और Cu। अब देखो कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या Fe, तो ऑब्वियसली Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, Cu तो हाइड्रोजन से भी कम है, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी। फिर है उसके बाद ZnSO4 और Mg। तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, जिंक क्या है नीचे और Mg क्या ऊपर है, बिल्कुल, तो Mg जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो Mg Zn की जगह पे आ जाएगा और Zn को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, तो D भी होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B और D, जो कि D ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आएगा बच्चों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इन क्वेश्चन को तो जरूर करके जाना है बच्चों, और सही बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को कर लो, पूरे चैप्टर को आपको दोबारा रिवाइज करने की भी नीड नहीं है, बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाई दिया है। स्टेट व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस केस। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इलेक्ट्रोलाइट से, तो ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया है कि एनोड पे इम्प्योर कॉपर होगा जो कि कॉपर आयंस में चेंज हो जाएगा। कॉपर आयंस में चेंज होने के लिए एनोड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा। कॉपर आयंस क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे कॉपर सल्फेट में, और कॉपर फिर वो कॉपर जो है कॉपर के आयंस कलेक्ट होंगे आपके कैथोड पे। कैथोड क्या करेगा, उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा से वापस करके कॉपर मेटल में चेंज कर देगा। तो कॉपर जो है वो प्योर कॉपर मेटल आपकी कैथोड पे इकट्ठी होती चली जाएगी, और इस तरह से एनोड क्या है हमारा, एनोड का साइज छटता चले जाएगा, एनोड जो है हमारे पास पतला होता जाएगा। और बच्चों कुछ नीचे क्या बैठ जाती है उसके दौरान, नीचे थोड़े से पार्टिकल बैठ जाते हैं जैसे डस्ट के। भाई रिफाइनिंग करिए, इसका मतलब कुछ इंप्योरिटीज तो थी, वो इंप्योरिटीज क्या बैठ जाएंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बैठ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटल है एक्स है जिसको हम थर्माइट प्रोसेस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्माइट रिएक्शन। अभी मैं बता रहा हूं आपको, थर्माइट रिएक्शन आपको लिख लेनी है, थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा थर्माइट रिएक्शन में, जब एक्स मेटल को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन एयर,
और साथ में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनेगा Y, और X और Y आपको बताने हैं। तो यार देखो थर्माइट रिएक्शन, पहली बात है समझो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है। जब किसी एक मेटल को और मेटल ऑक्साइड को, मेटल को और मेटल ऑक्साइड को बर्न किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो बर्न किया तो आपकी क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी, मेटल और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होगी, और यहाँ पर आपकी बहुत सारी मात्रा में क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो मेटल होता है ना, ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। बस इतनी हीट समझ लो आप। भाई मेटल को लिक्विड स्टेट में लाना है, बहुत बड़ा टास्क होता है मेटल को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। तो मेटल और मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, मिक्स करके इनको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा यार, कोई भी चीज बर्न होनी है। तो जब बर्न होगा तो बहुत सारी मात्रा में हीट निकलती है, जो कि इस मेटल को क्या कर देती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो सर मेटल जब लिक्विड फॉर्म में आएगा तो हम इसका काम तो वेल्डिंग में ले सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसको वेल्डिंग में एक प्रोसेस, वेल्डिंग के अंदर ही यूज कर जाता है। जो आपके रेलवे जो ट्रैक होते हैं, देखो रेलवे ट्रैक इतने बड़े बड़े ट्रैक होते हैं, तो इतने बड़े बड़े ट्रैक तो नहीं होंगे ना कि बिल्कुल ही आपको हरिद्वार से दिल्ली तक का, या आपको जो है मुंबई से बैंगलोर तक का एक ही ट्रैक आपका बिछा दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा, आपके अलग अलग छोटी छोटी पटरियां होती हैं, उन पटरियों को, छोटी छोटी पटरियों को जोड़ा जाता है आपस में। तो उसके अंदर भी थर्माइट रिएक्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में हीट निकलती है, और उस हीट को हम मेटल को मेल्ट कराने के उपयोग में लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन में आपको बताता हूँ। एक हम लेते हैं मेटल, जैसे कि एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। और फिर हम लेके चलेंगे आपका एक हम लेंगे आपके पास मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड सेम मेटल का नहीं होगा, दूसरे मेटल का होगा। तो मेटल ऑक्साइड लिया आपने Fe2O3, जो कि अगेन सॉलिड फॉर्म में, दोनों सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब आपका बर्न करेंगे। दोनों को बर्न करने पर आपके पास क्या बनेगा, Al2O3, Al2O3 बन जाएगा आपके पास। और जो कि आपका किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। ये तो उड़ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, कितनी मात्रा में हीट निकलेगी, तो ऑक्साइड की फॉर्म में उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। और आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा फेरस, जो कि आपका आयरन क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सबसे मेन चीज यही है, ये लिक्विड फॉर्म में के अंदर आ जाएगा आपका। और साथ में क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बस इसे शुरू में इग्नाइट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, बाद में तो इतनी मात्रा में हीट निकालते रहता है अपने अंदर से। तो बच्चों ये एक जो होती है, ध्यान रखना, आपसे पूछ भी सकता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है मेटल एक्स इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस। तो कौन सा मेटल यूज करेंगे हम, एल्यूमिनियम। तो एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी एल्यूमिनियम। अब वो पूछ रहा है कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3, भाई बार बार आ रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आएगा ही। Al2O3 यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना, तो आंसर हो जाएगा इसके पास बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। और जल्दीबाजी में ऐसे मत कर देना, Al3O4 लगाइए, नंबर 0 हो जाएंगे, MCQ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो, कि द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यार कॉपर सल्फेट का हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बताओ सर। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। मैंने आपको बताया था बी और सी, ABC लिखते हैं तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो सी से कॉपर, बी से उसका कलर ब्लू। कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रीन कलर लगाइए हो कहीं। चलो फिर कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टर्न्स कलरलेस। ओके, कलरलेस में हो गया जब पीस ऑफ लेड इसके अंदर ऐड करी गई। यार पहले तो तुम ये सोचो कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या लेड ज्यादा रिएक्टिव है, बताओ। भाई देखो कॉपर जो होती है वो H से नीचे आती है, और जबकि जो लेड है वो आपके हाइड्रोजन से ऊपर होती है। हाइड्रोजन क्यों लेते हैं, हाइड्रोजन हमने बीच में एक मध्यस्थता करने के लिए ले लिया कि ये बीच में मीडिएटर का काम है। यार होता है ना कि भाई अगर इतना पैसा कमा रहे, जैसे हमने गरीबी रेखा की एक लाइन खींच दी जिसे हम बोलते हैं पुवर्टी लाइन, इससे ऊपर के लोग क्या होंगे, पैसे वाले होंगे, इससे नीचे के लोग जो है गरीब की कैटेगरी में कंसीडर करे जाएंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो आपका, बस हाइड्रोजन यहाँ पर होता तो नॉन मेटल ही है, पर उसे हम लेके चलते हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। तो कॉपर आपको पता है हाइड्रोजन से नीचे होगा, तो ऑब्वियसली यार यहाँ पर रिएक्शन तो होगी। जो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 प्लस Pb, तो ये बन जाएगा आपके पास PbSO4, और प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर आपके पास अलग हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है भैया, ब्लू, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग होता है ब्लू, और इसका कलर क्या होता है, कलरलेस। ये कलरलेस होता है, इसका कोई सॉल्यूशन का कलर नहीं होता। अच्छा मैं लेड की और बात करता हूँ। लेड आपका एक मेटल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मात्रा में फ्लो नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी, गुड कंडक्टर नहीं है लेड। चलो तो अब आपके पास है कि लेड है, लेड सल्फेट बन गया जो कि कलरलेस है, बिल्कुल एजर्सन तो सही है। फिर ये पूछ रहा है लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिल्कुल लेड जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों, रिपीट हो रहे हैं, तो कह रहा हूं मैं, ये बहुत सारे पेपर का मैंने मिक्सचर लिया, आपके कई सारे पेपर है इसके अंदर, CBSE में जो लास्ट ईयर में पूछे गए हर तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर। अब कह रहा है वो ऑल मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। हमें पता ही है भाई मेटल जो भी है, कोई भी मेटल है जैसे Na है, तो इसकी अगर हम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड हम बात करते हैं बेसिक होते हैं नेचर में, कुछ को छोड़ दो, जैसे Al2O3 और ZnO।
जो कुछ ऐसे भी होते हैं, बता दिए, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी जो बहुत बेसिक और एसिडिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। चलो, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, कोई देर में करते हैं और कोई करते ही नहीं है। सम रिएक्ट विगोरसली व्हाइल सम डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, कह भी वो यही रहा है, कुछ तो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, जैसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, हमने बात करी थी ना यार क्लास में, ज्यादा शैतान बच्चों को देख बहाना चाहिए हल्ला मचाने का, तो इसी तरह जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो तो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव होंगे सोचेंगे करें ना करें, करें ना करें, हीट दोगे तो कर लेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे होते हैं जो करते ही नहीं है बेचारे, वो ले कुछ भी हो जाए हमें पढ़ना ही नहीं है। तो व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, तो कॉपर को अगर हम हीट करेंगे एयर में तो क्या होगा यार, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी वीडियो में अपने करा चुका हूँ। कॉपर ले लो और ये करेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन हो गई, बैलेंस कर लो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है ना, तो दो यहाँ पर कॉपर को भी 2 कर दो तो बैलेंस हो गई, ठीक है। व्हाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक, तो इसने तो दे ही रखा है, केस स्टडी है, सम मेटल ऑक्साइड सो बोथ बेसिक एंड एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, सो इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। गिव वन एग्जांपल, तो हमने तो पहले से बहुत सारे एग्जांपल देख लिया, इसके रिएक्शन भी देख लिया, Al2O3 और ZNO, ये दोनों के दोनों आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। उसके बाद कह रहा है यार रिएक्शन पूरी करके दिखाओ, Na2O सोडियम ऑक्साइड की हाइड्रोजन वाटर के साथ। तो भाई देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कोई भी मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होगा, और जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है, NaOH बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ से उड़ेगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। बच्चों हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पता है ना, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम पास करा देते हैं एक सोप सॉल्यूशन में से। हाइड्रोजन गैस का यूज आपको पता है, हाइड्रोजन का यूज रॉकेट फ्यूल के अंदर भी किया जाता है, रॉकेट जो जाते हैं ना स्पेस में आपके सैटेलाइट लेके, उसके अंदर भी रॉकेट फ्यूल के रूप में क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं, क्रायोजेनिक फ्यूल बनाने के काम में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है आपका, ये फ्यूल के रूप में यूज होता है, तो जलेगा, इसने एक बात तो पक्की है। जब हम सोप सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो सोप के अंदर क्या हो जाएगा, सोप के अंदर बुलबुले बनेंगे, बबल्स बनेंगे, उन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है। उसके पास हम फ्लेम लेके जाएंगे, या तो कैंडल्स ले जाएं, मैच स्टिक उसके सामने ब्लो करेंगे उन बबल्स के पास, तो पट 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 करके पॉपअप साउंड के साथ वो बर्न होता है। तो ये होती है हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग। अब वो पूछ रहा है Al2O3 NaOH, यार ये रिएक्शन तो पहले ही सही कर चुके हैं, तो क्या होगा, यहाँ क्या बनने वाला है, Na सोडियम एल्यूमिनेट, तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस क्या बनेगा आपके पास भैया, एक है एसिड की तरह बिहेव करेगा और एक तो प्योर बेस है, तो एसिड और बेस मिलते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या बनेगा, वाटर, H2O, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। वो बच्चों देख लो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने कुछ क्वेश्चंस में कर चुके थे, बस उसी का ये एक नया रूप आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डक्टिलिटी एंड मैलेलेबिलिटी। भैया मैलेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी बताओ। तो ये मेटल्स की जो होती हैं प्रॉपर्टीज होती हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब है थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। ड्रॉ का मतलब है खींचा, किया जा सके, जिन्हें थिन वायर में ड्रॉ किया जा सकता है। भाई पतले पतले लंबे लंबे तार आपने देखा होगा ना, कॉपर के कितने लंबे लंबे तार होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो पूछ रहा है मैलेलेबिलिटी की बात करते हैं। तो मैलेलेबिलिटी की बात करेंगे तो मैलेलेबल में हो जाएगा जिसके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके। किसकी याद आई, कन्वर्ट किया थिन शीट से सुन के, गोल्ड फाइल, सर रदरफोर्ड की गोल्ड फाइल, बिल्कुल 9th क्लास में पढ़ा था हमने। थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके, उन्हें हम बोलते हैं मैलेलेबल, ठीक है। अच्छा नॉन मेटल लिया, कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, कोल इसकी फॉर्म है, उससे जरा हथौड़ा सा उसका पीट के देखो, वो क्या हो जाएगा, तुरंत उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, ब्रिटल इन नेचर होता है, तो मैलेलेबल नहीं होता। तार तो खींचने संभव ही नहीं है, किसी लाओ नॉन मेटल को खींच के देखो, उसके तार वो टूट जाएगा पहले। तो मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मींस थिन वायर में ड्रॉ किया जा सकता है। मैलेलेबल होते हैं, इसका मतलब थिन शीट में उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मैं बात करूं तो एक कह रहा है नेम एन एलिमेंट विच एग्जिबिट बोथ दीज प्रॉपर्टी। एक ऐसा वो बताओ जिसको हम दोनों प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। कॉपर भी तो है आपका, कॉपर के हम वायर का यूज करते हैं, कॉपर के वायर का यूज किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में। और कॉपर की थिन शीट का यूज कहाँ किया जाता है, कॉपर की थिन शीट भी बनाते हैं हम। कॉपर की थिन शीट हम बहुत सारे जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जितनी भी आपकी पीसीबी होती हैं, पीसीबी, इसके अंदर आपके पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होते हैं पीसीबी, उनके अंदर आपके कॉपर का यूज भी किया जाता है। अगर आपको और कुछ लिखना है तो एल्यूमिनियम लिख दीजिए, एल्यूमिनियम के थिन वायर भी बनते हैं। भाई हम जब कहते हैं ना पंखे की, हम अगर मान लो पंखा खराब हो गया, बाइंडिंग कराने जाते हैं, तो कहते हैं दो चीज में आता है एल्यूमिनियम के दो है, एक तो वायर की फॉर्म एल्यूमिनियम का वायर है, एक कॉपर का वायर। एल्यूमिनियम का वायर सस्ता पड़ेगा तो एल्यूमिनियम वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और एल्यूमिनियम की शीट तो हम यूज करते हैं अपनी
एल्यूमिनियम की शीट किस पे यूज करते हैं? खाना जो ले जाते हैं, फूड जो पैक करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। तो आप जो है एल्यूमिनियम फॉइल लिख के आ जाना है कि जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर में। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आपका आ गया। फिर है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर द इक्वेशन इन विच चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन अ मेटल इज केप्ट इमर्स इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। एक किसी मेटल को एक सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा गया किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो कलर चेंज हो गया। तो लिख दो कॉपर सल्फेट प्लस Fe। कॉपर सल्फेट जो होगा वो एक्वस होगा, Fe जो होगा वो सॉलिड होगा। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। सर पढ़ चुके हैं हम पहले से, होशियार बच्चे हैं बहुत ज्यादा। और Fe जो होगा वो आयरन होगा, सॉलिड फॉर्म में हो गया। आयरन हमें पता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन जो हो जाएगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ये एक्वस कलर में आ जाएगा। FeSO का कलर कैसा होता है? ये आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपने लिख दी रिएक्शन। फिर वो पूछ रहा है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर ऑक्साइड है आपके पास जो कि काफी ज्यादा हीटेड है, तो CuO प्लस अगर इसमें H2 हम पास कराएंगे तो कॉपर बहुत ज्यादा हीटेड होता है बच्चों ये, ठीक है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो स्टीम बनी है, तो स्टीम तो H2O की बनेगी और कॉपर जो है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कॉपर ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में होगी, कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी और ये आपके पास मिलने वाली है गैसियस फॉर्म। ये बात ध्यान रखना, अब यहीं पर बच्चा जो है वो गड़बड़ कर देगा। गड़बड़ क्या कर देगा? H2O जो है वो आपके गैसियस फॉर्म में मिलेगा क्योंकि वो स्टीम की फॉर्म में है, ठीक है। बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन इधर लेफ्ट साइड में कितने आपके पास? 2, राइट साइड में भी 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास लेफ्ट साइड में? O एक ही है, राइट साइड में भी एक है। कॉपर भी एक है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी एक है, तो ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। विद फिजिकल प्रॉपर्टी आपने लिखी दी है। फिर स्टेट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो किस तरह की रिएक्शन हो रही है भाई? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन ने, तो ये जो टाइप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसको ऑक्सीजन मिली हो, तो वो हो जाएगा आपके पास H2 है। H2 था और H2 से H2O बन गया, तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो गया H2। उसके बाद में है रिड्यूसिंग सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो इसका रिडक्शन हो गया, तो कॉपर में बन गया। तो कॉपर जो है आपके पास रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।